नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल प्रतियोगिता अकादमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं और हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास आज भी आप लोगों के लिए लाया हूं मैं। और ये क्लास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वाली है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आशा करता हूं कि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी आपको। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो इस सेशन को शेयर कर दें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस प्रकार की क्लास दोबारा से लाता रहूं। ठीक है, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में आराम से उसको लिख सकता है, मैं उसका यहाँ पर जवाब दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आगे हम ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लाने का मकसद था सिर्फ एक ही कि ये क्वेश्चन हम लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में नई नई जानकारी देगा, जिसे कहते हैं हम स्टैटिक जीके। पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को किस देश ने वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से बचाया? तो इसमें कई सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट अब्दुल रहमान मक्की नहीं है ना, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछा जाने वाला कहीं, लेकिन ये पूछा जाएगा वैश्विक आतंकवादी कौन होते हैं, इसको घोषित कौन करता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो इसका पहला तो आंसर है चाइना। अच्छा, आप एक बात याद रखिए, क्योंकि पाकिस्तानी बात आई है तो चाइना अपने आप ही सामने आ जाएगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है इस समय और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या इसके बारे में मैं कुछ स्लाइड्स लेकर आया हूँ आपके लिए और यहीं पर मैं आपको कुछ बातें समझाने की। ये है अब्दुल रहमान मक्की जमात उद दावा का सदस्य है। वही जमात उद दावा है जिसने भारत पर मुंबई हमले करवाए थे और उसी का सदस्य है ये भी। ठीक है, इसके संगठन जिसमें पहले ही जुड़ा था अहल ए हदीस था। ठीक है, इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव यूएनओ की सुरक्षा परिषद में लाया गया। ये हमें पढ़ना है, यहाँ से हम इसके बारे में बात करेंगे। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में लाया गया और क्यों नहीं हो पाया ये भी बात करेंगे, क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इसको देखिए, ये यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसका सिंबल, ये देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम आ गए और हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, ठीक है, जैसे कि देखिए इसकी स्थापना हुई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए यूएनओ डे जो है 24 अक्टूबर को मनाते हैं। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं। किस में होते हैं? यूएनएससी में, ये लिख लेना आप लोग, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सुरक्षा परिषद। इसमें होते हैं 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य, 2 इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चाइना। अच्छा, इनको P5 भी कहा जाता है। इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। क्या कहता है याद करने का तरीका क्या है? देखो भाई, 2 बड़े देश यूएसए और रूस, आपको तो पता ही है 2 बड़े देश हैं, और 2 इसके सैटेलाइट ही कहते हैं इंग्लैंड को और फ्रांस को, क्योंकि ये साथ ही लगे रहते हैं ना हमेशा इसके, किसके? यूएसए के साथ, इंग्लैंड, फ्रांस। तो 4 हो गए। अब एशिया से कौन है? एशिया से कोई था नहीं, तो इसलिए एशिया से चीन को इस चीज़ के बारे में मतलब स्थायी सदस्य के रूप में रखा गया, चीन को। ठीक है, औरों की बात भी चल रही थी, जापान की भी चल रही थी, भारत की चल रही थी, लेकिन चीन को इसका जो है क्या कहते हैं स्थायी मेंबर बनाया गया। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। हर 2 वर्ष में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। होता क्या है ये, पूरी बात हम इसमें करते हैं। होता क्या है ये? यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये इसका। और सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन कहा जाता है, विश्व का सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का सिपाही कहा जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी प्रकार का आतंकवाद ना बढ़े, किसी भी प्रकार का किसी भी देश के साथ आंतरिक झगड़े ना हो, किसी देश के बाहर झगड़े ना हो। ये कोशिश करते हैं सुरक्षा परिषद में इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की। इसमें इसीलिए वैश्विक आतंकवादी का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, किसके लिए लाया गया था? अब्दुल रहमान मक्की का। अब क्या होता है, देखो ऐसे करके बात करते हैं। ये जो 5 सदस्य हैं, क्योंकि 5 परमानेंट है तो इनको विशेष पावर दी गई है जिसका नाम है वीटो। अच्छा, वीटो जो है ना, वीटो के बारे में बात करें, वीटो हमारे राष्ट्रपति को मिली, अमेरिका के राष्ट्रपति को मिली हुई है। वीटो का मतलब होता है, वीटो एक कोई निगेटिव वर्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द। नकारात्मक शब्द क्या होते हैं? नकारात्मक शब्द होते हैं जिसका अर्थ होता है सिर्फ मना करना, सहमति देना नहीं होता, मना करना। वीटो का मतलब होता है किसी भी बिल को, जैसे हमारा राष्ट्रपति किसी बिल को मना कर सकता है। किन बिल को मना कर सकता है बाद में बात करेंगे हम जिस दिन कोई राष्ट्रपति वाले क्वेश्चन पर, लेकिन वीटो का मतलब होता है मना करना। वीटो कोई शक्ति नहीं है, पहले तो आप ये समझेंगे। तो वीटो जो पावर कह देते हैं हम इनको, वीटो पावर किनको मिली गई है? इन 5 को मिली हुई हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रस्ताव अगर लाया जाएगा, कहाँ पर? यूएन की सुरक्षा परिषद में,
तो ये P5 की सहमति आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी देश सहमति नहीं देता है तो उस लिए वो प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसीलिए 4 ने तो सहमति दे दी, इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, लेकिन जो है क्या कहते हैं, चाइना ने नहीं दी, क्योंकि उसकी दोस्ती इस समय पाकिस्तान के साथ चल रही है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनके बारे में भी अभी बात करते हैं क्या है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो यूएनओ के बारे में आप समझ गए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के बारे में समझ गए। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के बारे में एक और बात बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव लाना है तो अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इन 10 का कोई महत्व नहीं है। तो 5 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, 15 सदस्य हो गए, मतलब हाँ टोटल 10 हो गए, 15 सदस्य हो गए। 15 में से कितने लोगों का समर्थन चाहिए? 9 लोगों का समर्थन चाहिए। प्रस्ताव लाने के लिए तो 9 की सहमति जरूरी है। कितने की जरूरी है? 9 लोगों की। बिल्कुल अलग बात बता रहा हूँ, इसको रट लेंगे। खाली ये नहीं है कि सिर्फ P5 की वैल्यू है, इन 10 अस्थायी सदस्य की वैल्यू होती है। प्रस्ताव लाने के लिए 9 की सहमति, कितने की? 9 देशों की सहमति 15 में से, ठीक। और 9 देशों की सहमति चाहिए। और अगर प्रस्ताव रोकना है तो इन 5 में से कोई एक रोक सकता है, कोई एक भी। इन 5 की प्रस्ताव को रोकने के लिए इन 5 में से कोई एक भी रोक सकता है, जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। अब एक क्वेश्चन और बनता है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। एक हमारा ब्लाइंड फैन है, कौन है ब्लाइंड फैन? सभी जानते हैं, रूस भारत का हमेशा ब्लाइंड फैन रहा है, मतलब अच्छा दोस्त जिसे कह सकते हैं। रूस ने 1948 में, ये बिल्कुल याद रखें, 1945 में तो यूएन बना, 1948 में पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो याद रखना कि पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किसने किया? रशिया ने किया। क्यों किया ये भी याद रखो। ये क्या? जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, ये भी याद रखना, भारत के फेवर में किया था। 1948 में जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा कहाँ पर गया था? यूएनओ में गया था। और वहाँ पर क्या चल रहा था? वहाँ पर ये चल रहा था कि जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर रेफरेंडम कराया जाए। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह कराया जाए कि भाई जम्मू कश्मीर किधर जाना चाहता है। इस मुद्दे पर पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया था? हमारे रूस ने किया था, हमारे लिए किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि भारत के लिए रूस ने पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वैश्विक आतंकवादी किसी को घोषित कर देते हैं तो कैसे होता है? क्या उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देख लें, पहले तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, किसी प्रकार के यात्रा पर प्रतिबंध लग जाएगा, विश्व की कहीं भी नहीं जा सकता, और उसके हथियारों पर प्रतिबंध लग जाएगा, जो हथियार खरीदना बेचना था उन सब पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से ये चीज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को बचा लिया। अच्छा, पाकिस्तान तो एक बात जानते ही हैं कि आतंकवाद के बेस पर खड़ा हुआ है और आतंकवाद आज भी उसे परेशान कर रहा है। वही वाली बात है ना, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, ठीक है। तो ये कहानी अब इस समय पाकिस्तान के साथ आ रही है। ऊपर से चाइना की दोस्ती, किसी दिन चाइना और पाकिस्तान के बारे में बताएंगे। अच्छा, हालांकि थोड़ा सा सुन लो, चलो मैं बता ही देता हूँ, थोड़ी सी बात, हल्की सी बात बता देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाए हमें। हाँ, यहाँ यहीं बता देते हैं, यूएनओ के भाई, ठीक है, यहाँ बताते हैं। देखिए, जैसे ये भारत है, ठीक है ना, ये देखिए ये भारत है ना, ये भारत है, ये हमारा पाकिस्तान है, इस तरीके से हैं ये। तो भारत के पास में ही यहाँ पर एक पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? ग्वादर, याद रखना इस बात को, ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट से एक रोड जा रही है जो कहाँ मिलेगी? चाइना मिलेगी। अच्छा, हालांकि ये पीओके से होकर गुजरेगी, याद रखना, पीओके से होकर गुजरेगी ये रोड, और कहाँ मिलेगी? चाइना मिलेगी। चाइना कौन से में? जिनजियांग प्रांत में मिलेगी, याद रखें, जिनजियांग प्रांत में मिलेगी। कौन सी? ये रोड। और इस रोड का नाम है सी पैक। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ये चाइना के दिखाए हुए सब्ज बाग का मतलब समझते हो, ऐसे सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे पाकिस्तान के, ठीक है। बाकी बात करेंगे हम कैसे चाइना भारत को काउंटर पार्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है। फिलहाल सी पैक की योजना समझ लें, ग्वादर पोर्ट से लेकर जिनजियांग प्रांत तक है, और जो है क्या कहते हैं जिनजियांग प्रांत में, और ये कहाँ से? भारत के पीओके जो भारत का हिस्सा ही कब्जा रखा है ना पाकिस्तान ने, पीओके वाला, इस पीओके से होकर गुजरेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FATF ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा है? देखो, जो बात कर रहे थे वही चीज़ है, किस लिस्ट में रखा है? तो इसमें ग्रे लिस्ट में रखा है।
अच्छा, ग्रे लिस्ट में पहली बार नहीं है, ग्रे लिस्ट में बहुत दिन पहले आ चुका है ये। FATF क्या है, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे, कुछ वो हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए, पाकिस्तान स्टे ऑन द FATF ग्रे लिस्ट। अभी तक FATF इसको निकाल नहीं रहा है ग्रे लिस्ट से। देखिए, FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस की राजधानी है और कुल 39 सदस्य हैं, जिसमें 37 ये वर्ष नहीं है देश है, 37 देश हैं और 2 संगठन हैं, जिसमें GCC है और यूरोपियन यूनियन है। गल्फ़ कंट्री है और यूरोपियन यूनियन है। गल्फ़ कंट्री के देश जो हैं ये मैंने बताया था, अभी बता दूंगा कौन कौन से। यूरोपियन यूनियन में कितने 27 कंट्री है। गल्फ़ कंट्री में जो है क्या कहते हैं, क्यू बॉक्स करके एक कोड है, हम बात करेंगे। 2018 से पाकिस्तान इस लिस्ट में है FATF में। ये देखिए, ये लिखे सारे मेंबर, ठीक है, FATF के। ये क्या होती हैं, FATF की 2 लिस्ट है। एक लिस्ट तो वो है जिसका नाम है ग्रे। ग्रे में क्या होता है, पहले ग्रे के बारे में बात करें। ग्रे में अगर किसी देश को शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं पाकिस्तान शामिल हो और भी देश इसमें शामिल है, अगर ग्रे में किसी देश को शामिल किया जाता है तो विश्व से मिलने वाले पैसे पर नज़र रखी जाएगी कि कहीं ये तो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करा रहा। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जानते हो कि वो बाहर तो नहीं जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करा रहा, और साथ में इसमें कि ये कहीं आतंकवाद के बढ़ावे में तो इस पैसे को नहीं दे रहा। इसका मतलब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग चुका है कि वो कहीं ना कहीं आतंकी फंडिंग करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में रखा है। दूसरी बात करते हैं दूसरी ब्लैक लिस्ट में। तो इसमें सिर्फ निगरानी है, इसका काम क्या है, निगरानी है। किसका, ग्रे लिस्ट का। और अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें, ब्लैक लिस्ट में ही तो लाने की बात चल रही है पाकिस्तान को। ब्लैक लिस्ट में अगर आता है तो वर्ल्ड बैंक, UNO के किसी फंड से, या IMF के किसी फंड से, या ADB एशियन डेवलपमेंट, ये इंटरनेशनल जितनी भी संस्थाएं वित्तीय, वो सब की सब पाकिस्तान को पैसा देने पर रोक लगा देंगी, समझे। ब्लैक लिस्ट में रोक लगाती हैं, ग्रे लिस्ट में सिर्फ वॉच करती हैं, कहीं ऐसा कर तो नहीं रहा। अगर ये ग्रे लिस्ट में तो इसको वॉचिंग चल रही है, अगर ये जो है ब्लैक लिस्ट में आता है तो फिर समस्याएं पाकिस्तान के साथ बनी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके बारे में। ये दो संगठन है, थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। GCC 1981 में बना था और इसके मैं सदस्य देशों का कोड मैं बता देता हूँ। क्यू बॉक्स है, QUBOKS ऐसे पढ़ेंगे सब। क्यू बॉक्स कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 देश हो गए। क्यू से हो गया कतर, यू से हो गया UAE, बी से हो गया बहरीन, ठीक है, ओ से हो गया ओमान, और का से हो गया कुवैत, क्या हो गया कुवैत, और सा से हो गया सऊदी अरब। इनका लीडर कौन है, सऊदी अरब है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, सऊदी अरब में ही है, रियाद में, ठीक है। किसका, GCC का। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का संगठन है। असल में यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का संगठन है। इसके बारे में हम बात करें, कब बना था, 1993 में बना था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कितने मेंबर हैं इस समय, 27 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 27, और इनमें से एक सदस्य जिसका नाम है ब्रिटेन 28 से पहले ब्रिटेन इससे बाहर चला गया है, जिसका नाम देखा था ब्रेग्जिट। क्या रखा था, ब्रेग्जिट। और इस समय जो ब्रिटेन के PM हैं, क्या नाम है उनका, वो झबरे वालों वाले, ठीक है, वो उस समय ब्रिटेन एग्जिट के नेता थे, मतलब ब्रेग्जिट के नेता थे। उसी कारण से इनको जो है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए मौका मिला था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश होगा 1900। हाँ अच्छा, इसका हेडक्वार्टर और याद रखें, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में इसका जो है अब 27 देश मिलके एक जैसी इकोनॉमी को देखते हैं। और हाँ, इसकी करेंसी भी सबकी बदल गई है। अब पहले करेंसी अलग अलग थी, अब सिर्फ यूरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। किसी क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाए, तो इंग्लैंड ने बनाए, ठीक है। इससे पहले भी इंग्लैंड के ही थे, इससे और पहले भी इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड ने लगातार तीसरी बार जो सर्वाधिक रन का स्कोर किया है। तो जैसे कि ये देखिए, ये रहा, और इसमें बहुत अच्छे कारनामे हुए। इंग्लैंड ने 498 रन बनाए, 498 बनाया, अब तक का सर्वाधिक वनडे स्कोर है। 3 खिलाड़ियों से तक लगाई, ये भी एक नया स्कोर हुआ। और किस टीम के खिलाफ मारे, तो नीदरलैंड के खिलाफ मारे हैं, ठीक है। इससे पूर्व 481 जो इंग्लैंड के नाम है 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, ठीक है। ये जो है इंग्लैंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो कितने सर्वाधिक रन बनाने वाला कौन हो गए, इंग्लैंड हो गए। आगे चलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कौन सी हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का प्रयोग मतलब क्रूज़ मिसाइल का निर्माण कर रहा है? देखिए, भारत जो है क्या कहते हैं मिसाइल के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में अब काफ़ी तरक्की कर रहा है और इसका नाम है ब्रह्मोस 2। इसको याद रखेंगे, ब्रह्मोस सेकंड याद रखेंगे, ब्रह्मोस सेकंड है। एक ब्रह्मोस है, एक ब्रह्मोस सेकंड है। ये अग्नि पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मोस 2 है। ये हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्या होती है पहले तो ये बात याद रखो। 5 मैक की गति से ऊपर वाली, 5 मैक की गति से ऊपर चलने वाली हाइपरसोनिक होती है। जो भी 5 मैक की गति से चलेगी उसको हाइपरसोनिक कहेंगे, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक हाइपरसोनिक होती है, एक सुपरसोनिक होती है और जो है क्या कहते हैं एक होती है सबसोनिक। तो हाइपरसोनिक का मतलब 5 मैक से, 1 मैक से नीचे, 1 मैक से ऊपर, सॉरी 1 मैक से ऊपर, 1 मैक से ऊपर होगी सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, ठीक है। 1 मैक से ऊपर क्या होगी? सुपरसोनिक। और 1 मैक से कम, ऐसे करके लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा सही रहेगा, ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक। जैसे 5 से ग्रेटर तो हो गई हाइपरसोनिक, ठीक। 1 से कम, सॉरी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा तो हो गई सुपर। और 1 से कम, लेस देन, कम तो हो गई सबसोनिक। ये होती हैं, ये ध्वनि की गति से तेज चलने वाली मिसाइल को कहा जाता है, ठीक है। अब हम ब्रह्मोस के बारे में बात करें। अच्छा, पहले तो ये बात करें कि ये क्या हाइपरसोनिक मिसाइल क्या। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ हमने। ये देखिए, ये ब्रह्मोस सेकंड है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सेकंड, याद रखेंगे इस बात को। दूसरा देखिए, इसकी रेंज के बारे में बात कर लें। ये DRDO, इसके बारे में बताएंगे अभी। रूस की कंपनी है एक, ये NPO मशीनो स्त्राइनियो, ये वहाँ रशियन नेम है। ये इस दोनों ने मिलकर बना रही है, ठीक है। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर, 7 मैक। देखिए गति 7 मैक होगी, 5 से ऊपर नहीं चली गई और ये मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही आ गई बात है। अब हम बात करें इसके बारे में, ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस कोई नई मिसाल नहीं है हमारी। ब्रह्मोस पहले भी हमारे पास सुपरसोनिक थी, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब समझ रहे हो? सुपरसोनिक ये लिखा देखिए, 1 मैक से ऊपर का चलने वाली क्रूज मिसाइल थी। कैसी थी? क्रूज मिसाइल थी हमारी। और ब्रह्मोस के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस जो है क्या कहते हैं भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। रूस का, रशिया का जॉइंट है। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है और ये इसका नाम ब्रह्मोस भी भारत की वजह से ही और क्या कहते हैं रशिया की वजह से रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर, और रूस में है मस्कावा, रूस में मस्कावा रिवर है। तो दोनों के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया ब्रह्मोस, ठीक है। अच्छा, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब क्या है देखिए, बहुत सारे बदलाव हुए हैं भारत के साथ। क्या क्या बदलाव हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया, ठीक है। पहले तो ये देखिए मिसाइल होती कैसी है। देखिए ये जो है यहाँ से एक रेंज से दूसरी रेंज पर अगर पैराबोलिक पाथ में कोई आती है तो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक, ठीक। तो पैराबोलिक जो होगी बैलिस्टिक होगी। क्रूज मिसाइल जो होती है वो सीधी मार करती है, ठीक है। सीधी जो करेगी वो क्रूज मिसाइल। 2 बातें याद रखेंगे। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, क्रूज मिसाइल ज़्यादा पावरफुल होती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ब्रह्मोस पहले जो हमारे पास थी वो भी बहुत अच्छी मिसाइल थी, लेकिन वो सुपरसोनिक थी। अब इसे हाइपरसोनिक कर रहे हैं। अच्छा, हाइपरसोनिक, अभी हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया की थी जिसका नाम है किंझल, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है किंझल। अभी यूक्रेन और रशिया विवाद में इसने किंझल मिसाइल का प्रयोग किया है। पहली बार विश्व में किसी देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया किसी और देश पर, उसका नाम है किंझल। किसका नाम है? रशिया की। अब ये रशिया से हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, भारत जो है पहले टेक्नोलॉजी में, अच्छा ये तो होता है जैसे हमने किसी देश से टेक्नोलॉजी ली और उस देश की टेक्नोलॉजी लेकर अपने घर में बड़ी मिसाइल बना लें, तो ये भी तो दिक्कत है ना। इससे तो बड़ा जो है मामला ख़राब हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए एक संगठन है, एक संगठन है जिसका नाम है MTCR। क्या है इसका संगठन का नाम? MTCR, ठीक है। क्या संगठन है? MTCR की फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अगर कोई देश इसका सदस्य बन जाता है, अगर कोई देश इसका सदस्य बन जाता है तो वो किसी भी देश से ली हुई टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकता है, किसी भी देश से ली गई मिसाइल की रेंज को बढ़ा सकता है, या उसे हाइपरसोनिक से मतलब सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे कि हमने कर रहे हैं। तो इसका मतलब भारत भी इसका मेंबर बना है,
किसका, MTCR का भारत भी सदस्य बन चुका है। हाँ जी, तो भारत जो है MTCR का सदस्य बना है। अब MTCR के बारे में बात करते हैं हम। MTCR है क्या? MTCR के बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई इसका सदस्य बन जाएगा तो वो जो है क्या कहते हैं, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकता है, रेंज को बढ़ा सकता है, किसी भी देश से ली गई टेक्नोलॉजी को कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो भारत, इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में स्थापना हुई, इस बात को याद रखेंगे। और इसमें कितने सदस्य हैं? 35। कितने सदस्य हैं? 35। और 35वां सदस्य ही भारत बना भाई। ठीक है, 35 सदस्य कौन सा बना? भारत, इंडिया बना है। और इसके बारे में एक बात और याद रखेंगे, 35 मेंबर बना है और 2016 में भारत इसका सदस्य बना है। तो इसका मतलब 2016 से हमने लगातार अपने यहाँ तरक्की की है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। तो अब मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम कहीं भी बढ़ा सकते हैं, कितनी रेंज बढ़ा सकते हैं, सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक कर सकते हैं, या मिसाइल को अपने प्रयोग के लिए अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, थोड़ी सी आपको खुशी होगी, है वही वाली बात है ना कि हमें तो दुश्मन से ही मामला है ना। चाइना इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, इस बात को भी याद रखेंगे। चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। ठीक है, कुल 35 ही देश हैं। ये 35 देश ऐसे हैं जो एक दूसरे से टेक्नोलॉजी लेकर या किसी और देश से टेक्नोलॉजी लेकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, ये देखिए एक चीज़ हमने पहले बताया था, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की संस्था है जो मिसाइल और रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए प्रयोग करती है। कोरोना काल में, तो कोविड काल में तो इसकी अहम भूमिका थी। इसने वेंटिलेटर का भी निर्माण किया, ऑक्सीजन मास्क का निर्माण किया, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण इसके द्वारा किया गया। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। एग्जैक्ट याद रखेंगे, 1958 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। और यही हमारे लिए मिसाइल और उन सब का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस महिला को भारतीय प्रेस परिषद, इंग्लिश में कहेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका नाम है रंजना देसाई। रंजना देसाई चीफ जस्टिस, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की, एक्स जस्टिस, मतलब पूर्व न्यायाधीश हैं SC की, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट की। तो इनका नाम है रंजना देसाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आपको फोटो दिखाते हैं रंजना देसाई की, ये रही रंजना देसाई जी, ये हैं। ठीक है, ये चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। 16 नवंबर भले ही ना रखें, 1966 को याद रखेंगे। तारीख इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन उसका सन जरूर याद होना चाहिए। इसका काम क्या है? भारत में प्रेस स्वतंत्रता और समाचार पत्रों को मानकों को बनाए रखना। ये गन्ना नहीं है, मानकों को बनाए रखना। जो भी नॉर्म्स हैं, मानक हैं, किसके लिए? समाचार पत्रों के लिए और प्रेस के लिए, उनको बनाए रखने का काम किसका? रंजना देसाई का है, मतलब अध्यक्ष बन गई हैं अभी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आने वाले समय में आपको ज़रूर दिखाई देगा, कहीं ना कहीं दिखाई देगा। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कितनी रैंक है साहब? ये देखो, यह दिख गई ना आपको, 135 रैंक है, 35 ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये रहा वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, इसके बारे में हम और बात करें, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, ठीक है, इसको देखते हैं हम। ये देखिए, ये देखें, यहाँ शुरू करते हैं। ये 16वां संस्करण था, मतलब 16 नंबर का था। अब तक 15 हो चुके थे। ठीक है, कितने देशों में से? 163 देशों में। भारत कितने नंबर पर रहा? भारत कितने नंबर पर रहा? भारत 135वें नंबर पर रहा। ठीक है, दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश आइसलैंड रहा। अच्छा, इसको कौन करता है? तो ये थिंक टैंक है, थिंक टैंक का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। इसको जरूर याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, थिंक टैंक क्या होते हैं? थिंक टैंक वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सोचने का काम करते हैं, काम अपने वर्किंग के साथ साथ सोचने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा 3 आधार लिए जाते हैं, एक तो सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य संघर्ष, इन दोनों में किसी प्रकार का संघर्ष जैसे आंतरिक हो या बाह्य संघर्ष, और तीसरा सैन्यकरण। ये 3 आधार लिए जाते हैं। इन 3 आधार पर ये देखा जाता है, इन तीनों के आधार पर सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा रहा? तो आइसलैंड रहा। सेकेंड नंबर में न्यूजीलैंड और सबसे आखिरी रहा अफगानिस्तान। 163 पर कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, थिंक टैंक क्या होते हैं। थिंक टैंक का मतलब होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सोचने का भी काम भी करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने जो है क्या कहते हैं 15 मार्च 1950 को
15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया था। ठीक है, योजना आयोग का मतलब ये था कि योजना बनाने का कार्य था सिर्फ इसका। लेकिन अब हमने क्या करा, उसको बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया है। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म ये है, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग थिंक टैंक है। योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है? नीति आयोग थिंक टैंक है। इसका मतलब नीति आयोग भी ऐसे इंडेक्स निकालता है, इस तरीके की चीज़ें करता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं किसके, यूएनओ वाले, उनको पूर्ति करने का काम भी ये नीति आयोग का रहता है भारत में। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसने ये निकाला है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे जरूर। कितने नंबर पर? 135 रैंक पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक, आगे चलते हैं। तो कितने नंबर पे? 135 पे। और पिछली बार जो भारत था, पिछली बार वो 138वें स्थान पर था। 3 रैंक भारत का सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एनम एजुथुम योजना शुरू करी है? तो तमिलनाडु ने शुरू करी है। किसने शुरू करी है? तमिलनाडु ने शुरू करी है। क्या है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें बनवाया है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य 8 साल से कम उम्र के छात्रों को मूलभूत साक्षरता को सुनिश्चित करना है। कहाँ पर शुरू हुई है? तमिलनाडु में। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, 8 साल से कम उम्र के बाद बच्चों को बेसिक एजुकेशन देनी है, ऐसे समझिए आप, बेसिक एजुकेशन में इनको बढ़ाना है। ठीक है, M.K. स्टालिन है, उन्होंने किए, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों का दल राष्ट्रमंडल में भाग लेगा? तो ये 37 खिलाड़ियों का दल राष्ट्रमंडल में भाग लेगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ, किसका है? कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेगा। अब कॉमनवेल्थ क्या है क्या नहीं है, इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पर आइए, ये देखिए 37 खिलाड़ियों का दल किस में भाग लेगा? भारत की तरफ से लेगा। और इसका जो है गोल्डन बॉय हमारे, जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक में, तो प्रतिनिधित्व करेंगे इसका, मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन में चलेगा। और 2022 के राष्ट्रमंडल के बर्मिंघम में होंगे। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये लिखा थी कि बर्मिंघम में होंगे। और 2026 के, ये क्वेश्चन देखिए अभी पूछा गया है पीसीएस की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि विक्टोरिया में होंगे। 2026 के गेम कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होंगे। पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहाँ हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। अब हम आगे बात करें इसके बारे में, तो आप आज मैं आपको क्या कहते हैं ये समझाता हूँ, कॉमनवेल्थ है क्या, यहीं पे समझा देते हैं कॉमनवेल्थ है क्या। कॉमनवेल्थ वो है, ऐसा संगठन है कि वो देश जो कभी यूके मतलब महारानी जानते हो आप, यूके के गुलाम थे, जो देश कभी यूके के गुलाम थे, वो लोग इसके मेंबर हैं। ठीक है, अब वो मेंबर हैं तो उनके बीच में आपस में सौहार्द बनाने के लिए, सौहार्द का मतलब है जिनके संबंध बहुत अच्छे रहें, तो खेल खिलाए जाते हैं। उन खेल का नाम है कॉमनवेल्थ। ठीक है, पहली बात तो ये समझें आप। कब शुरू हुए? तो 1930 में हुए थे। अब कॉमनवेल्थ एक संगठन भी बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रमंडल, या ही इसको चोगम कहते हैं। क्या कहते हैं? चोगम भी कहते हैं, याद रखेंगे, चोगम भी कहते हैं इसको। चोगम बनाया गया 1931 में। गेम 1 साल पहले हुए थे। और इसका हेडक्वार्टर का लंदन में। और इसके अध्यक्ष महारानी यूके की महारानी इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं भाई, कितने सदस्य हैं, ये भी याद रखना। इसमें 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश हैं इसमें, 54 देश हैं। और अच्छा, 54 में से भी सुने, बहुत अच्छी बात है, 19 देश को तो कॉमनवेल्थ रिलीम कहते हैं। रिलीम क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ रिलीम। इसका मतलब ये है कि 19 देश ऐसे हैं जिन्होंने महारानी के सम्मान में अब तक अपना राष्ट्रपति पद नहीं बनाया है। जिसमें न्यूजीलैंड भी है, कनाडा भी है, ये देश भी हैं, ये न्यूजीलैंड भी है, कनाडा भी। इन्होंने महारानी के सम्मान में अभी तक अपना राष्ट्रपति पद नहीं बनाया है। और अब तक महारानी को सिंबॉलिक मुखिया, मतलब प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में इसको मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे थोड़ी सी। तो आप समझ गए कॉमनवेल्थ में क्या है। कॉमनवेल्थ में 54 देश हैं और 1931 में इसकी स्थापना हुई थी और 19 देश कॉमनवेल्थ रिलीम में है। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें एक देश है कॉमनवेल्थ रिलीम में। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? यूके के बारे में। यूके में 4 देश आते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं। एक तो है इंग्लैंड अपना, एक है वेल्स, एक है आयरलैंड और एक है स्कॉटलैंड।
क्या है, स्कॉटलैंड। ठीक है, यूके में कितने देश हैं, 4 देश। ठीक है, और इसमें से एक उत्तरी आइलैंड बिल्कुल अलग है, नॉर्दर्न आइलैंड अलग है। तो यूके में याद रखना 4 देश हैं, कौन कौन से, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अब ये देखिए बहुत बढ़िया है, बाई ब्रेक ऐप। ठीक है, ये रहा देखिए बाई ब्रेक ऐप। तो किसके लिए, योग ब्रेक, मतलब योग के लिए आपको क्या लेना, ब्रेक लेना है, जिससे जो है क्या कहते हैं, ये पहल है और लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए, योग का महत्व बताने के लिए पहल है। और ये एप्लीकेशन है बाई ब्रेक ऐप, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया आयुष मंत्रालय। कौन सा कर रहा है ये, आयुष मंत्रालय। ये रहा आयुष जो है क्या कहते हैं, पहले एक आयुष विभाग होता था जो स्वास्थ्य मंत्रालय का अधीन था, लेकिन 2014 में इसको नई मिनिस्ट्री बना दिया, अलग से मंत्रालय दे दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आयुष की क्या है, AYUSH। आयुष के बारे में बात करें, आयुर्वेदिक, यदि बिल्कुल याद करेंगे, आयुर्वेदिक, बाई से योगा, यू से यूनानी, ठीक है, ये एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। ठीक है, तो क्या हो गया, ए से हो गया आयुर्वेदिक, बाई से हो गया योगा, यू से हो गया यूनानी, एस से हो गया सिद्धा और एस से हो गया होम्योपैथिक। सबको जानते हैं, सिद्धा टेक्निक के बारे में और बता देता हूँ मैं, सब जानते हो, आयुर्वेदिक आप जानते हो, योगा आप जानते हो, यूनानी जानते हो, लेकिन सिद्धा टेक्निक के बारे में बताते हैं। सिद्धा टेक्निक लद्दाख की है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। कहाँ की है, लद्दाख में टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो कुल मिलाकर आयुष इस तरीके से बनाया गया, 2014 में मंत्रालय बनाया गया, और अब इसका काम क्या है, देश में क्या कहते हैं, स्वास्थ्य चीज़ों को बढ़ावा देना या स्वास्थ्य के बारे में वो करना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, 2014 में मंत्रालय बनाया गया, ये है। ठीक है, बाई ब्रेक ऐप मतलब योगा के लिए 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है क्वेश्चन, द लिविंग माउंटेन ए फेबल अवर टाइम्स किताब किसकी है, तो ये किताब है अमिताभ घोष की। ये देखिए ये रहा लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष की ये किताब है। ठीक है, ये रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप याद करेंगे, ये अमिताभ घोष की किताब है। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है क्या कहते हैं, जो किताबें लाते हैं उनके ऑप्शंस भी वही लेकर आते हैं जो पहले वाली किताबें। तो जयंत घोष की थी ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है, रो खन्ना की कल जो पढ़ाई थी डिजिटल वाली। ठीक है, और नवदीप सिंह गिल की है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ये किताब मैंने बताई दी आपको, नई स्टोरी ऑफ द जेनीपत अवार्ड विनर अमिताभ घोष। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये रिवीजन हमने इस बार इसके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया काम करा है, रिवीजन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और सुनिए, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, मैंने अपना जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम का लिंक इसमें अपलोड करा दिया है, और आपको PDF वहीं से मिल जाएगी, जिसको भी PDF लेनी है वो PDF वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इस आज के सेशन की, और इस सेशन को शेयर जरूर करें। रिवीजन जो कल हमने पढ़ाया था उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसने जारी किया, ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है हमारी जो हमने कल पढ़ाया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसने जारी किया था, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कल पढ़ाया था RBI ने किया। किसने किया, RBI ने, यहाँ पे लिख देंगे RBI ने। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा है, सरकार द्वारा 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्ष के लिए होगी, तो मैंने बताया था 20 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ITU-2 का शिखर सम्मेलन मैंने बताया था कहाँ पर होगा, 2022 में होगा। ठीक है, वर्चुअली होगा। आगे चलते हैं हम। भारत में कौन सी कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया गया पृथ्वी। कल मैंने बताया था कि कौन कौन सी, पटना एक कोड बताया था, आप उसको याद करेंगे। नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। भारत में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा स्थान आया, तो ये 37वां आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। किसान मोबाइल ऐप किस IIT द्वारा बनाया गया, तो कल बताया था IIT रुड़की, और कहाँ पर लॉन्च हुआ था ये, रुड़की, और कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का 10वां सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला कौन सा देश है, तो वो है भारत। क्या करेंगे, भारत। और पहले नंबर पर कौन सा बताया था, रूस।
आगे चलते हैं। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चाइना में होगा। चाइना की कहाँ पर होगा? बीजिंग में होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिग्निटी इन डिजिटल बुक, डिग्निटी इन डिजिटल बुक किसने लिखी है? तो रो खन्ना ने लिखी है, जिसके बारे में बता रहा था मैं। किसने लिखी है? रो खन्ना ने लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बाकी किताब तो मैं बता ही चुका हूँ, आज अमिताभ घोष की किताब है। 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 74वें ग्रैंड मास्टर है राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, ये हमने जो है क्या कहते हैं कल की क्लास का रिवीजन, अब हम रिवीजन क्लास पे आपको डालेंगे। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारे उसमें से। और अगर मेरे सेशन अच्छा लगा हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और लोगों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।